क्वेश्चन नंबर 50 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया आपको कि एक बॉब है सिंपल पेंडुलम का और उसका मास 40 ग्राम के बराबर दिया है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इतना और वो 20 ऑसिलेशंस करता है 45 सेकंड्स में। सो 25 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड्स, यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्लियरली फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का जो इनवर्स होता है 1/f, दैट इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं कि 20/45, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। और उसके बाद आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 1/f, दैट इज 45/20। तो आपके पास आ गया 5 9 45, 5 चौका 20। सो टाइम पीरियड आपको मिल जाता है बॉब का 9/4 और ये वैल्यू किसके बराबर होती है 2π√L/g। आप जानते हैं कि मास पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड जो होता है अंडर ग्रेविटी। अब क्या करते हैं कि ये एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट कर देते हैं और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वर्टिकली अपवर्ड और मैग्नीट्यूड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना। तो अब हमारे पास जो ये पेंडुलम था और पेंडुलम का बॉब था, पहले कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जो फोर्स था वो ग्रेविटी का फोर्स था mg और उस ग्रेविटी की फोर्स की मदद से ये ऑसिलेट कर रहे थे विद टाइम पीरियड 2π√L/g। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना लगेगा Q × E के बराबर, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है QE के बराबर। एक फोर्स लगेगा आपके पास यहाँ mg के बराबर। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे G इफेक्टिव की जो वैल्यू है चेंज हो चुकी है। यहाँ जो इफेक्टिव G लग रहा है दैट इज इक्वल्स टू mg माइनस QE डिवाइडेड बाय m, यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉल्ड G इफेक्टिव, वो अब यहाँ पे चेंज हो चुका है और हो चुका है कितना G माइनस QE बाय m। अब इस वाले पेंडुलम के लिए यदि हम टाइम पीरियड लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे 2π√L/g इफेक्टिव हमें लिखना होगा। वहाँ पे G इफेक्टिव की वैल्यू G माइनस QE बाय m के बराबर लिखनी होगी। तो मैं अब नया टाइम पीरियड लिख सकता हूँ, t डैश इज इक्वल्स टू, आपको मिल जाएगा 2π√L/g माइनस QE बाय m। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशंस को यदि आप डिवाइड कर दें तो देखिए आपको क्या मिलता है। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1 मैं कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ आएगा t डैश इज इक्वल्स टू 2π√L डिवाइडेड बाय √g माइनस QE बाय m। और यहाँ पे आएगा आपके पास t इज इक्वल्स टू, कितना था हमारे पास टाइम पीरियड 9/4, सो इट्स 9/4 इज इक्वल्स टू 2π√L बाय √g। ये डिवाइड में है, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है ये पलट जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से t डैश डिवाइडेड बाय 9/4 इज इक्वल्स टू 2π√L डिवाइडेड बाय √g माइनस QE बाय m इंटू √g डिवाइडेड बाय 2π√L। तो √L से √L कैंसिल आउट हुआ, 2π से 2π कैंसिल आउट हुआ और आपको यहाँ पे मिल जाता है दैट 4t डैश बाय 9 इज इक्वल टू, ठीक, क्या मिला आपको यहाँ पे G माइनस QE बाय m। ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। G की जो वैल्यू है वो 10 के बराबर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 माइनस Q इंटू E। चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मास कितना है इसका 40 ग्राम, दैट इज 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब इसे सॉल्व करने की बारी आ गई। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 से एक 0 से ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाता है, एक 4 से एक 4 कैंसिल आउट हो गया, ये पावर माइनस 2 पर जाएगी तो पावर 2 बन जाएगी, तो पावर 2 और प्लस 4 6 बन जाएगा और ये माइनस 6 को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास सिर्फ 2.5। सो 10/10 माइनस 2.5 ये आपके पास हो गया 100/75, 100/75 का अंडर रूट और ये बन गया आपके पास 4/9 t डैश। इसका आप लिख सकते हैं 10/75, 25 × 75, 5√3, 5√3, 5 से गया है 2 बार,
सो आपको यहाँ से टी डैश की वैल्यू मिल जाती है, कितना मिल गया आपको 9 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4√3। 2 से गया है 2 बार, ये गया आपके पास 3√3/2 सेकेंड। आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है। अब आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि कितना टाइम लगेगा 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में। हम जानते हैं टाइम पीरियड का मतलब है कि एक ऑसिलेशन करने में टाइम कितना लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन में इतना टाइम, तो 20 ऑसिलेशंस में कितना टाइम लगेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि टाइम जो होगा दैट विल बी 20 टाइम्स ऑफ 3√3/2। 2 से गया 10 बार, सो इट्स 30√3 आपको जो है मिल जाएगा। और ये 1.7 और ये 3 है, अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड जो है आपको आंसर मिल जाएगा। 52 सेकेंड समय लगेगा 20 ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक ब्लॉक है, मास m का, चार्ज है q, प्लेस किया गया है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, कनेक्ट किया है वॉल से अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग यानी नेचुरल लेंथ में है स्प्रिंग, और स्प्रिंग का कांस्टेंट k शोन इन फिगर। हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है पैरेलल टू द स्प्रिंग, स्विच्ड ऑन। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग SHM ऑफ द ब्लॉक। तो एम्पलीट्यूड का मतलब आपको याद होना चाहिए कि मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। तो इस सवाल में पहले जो है आपको दिया है अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगा रही है। x जो है 0 के बराबर है, यानी कि स्प्रिंग का फोर्स जो है Fs वो 0 के बराबर है। अब होगा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लगने से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर QE के बराबर, और ये सरपट दौड़ने लगेगा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, दौड़ने लगेगा। और एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि जब स्प्रिंग के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूं कि स्प्रिंग का फोर्स इस समय हो जाता है k इंटू एक्स नॉट के बराबर, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है q इंटू ई के बराबर, और ये फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। QE इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स नॉट। तो एक्स नॉट की वैल्यू आपको मिल जाती है QE/k। इस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे सारे फोर्सेस का सम जो है 0 के बराबर है। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यहां से कितना ही मैक्सिमम जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। इनिशियल सिचुएशन ये थी, लेकिन हमें यहां से आगे का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। यही इसमें जो था ट्रिक था, मतलब जो टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद तो हो ही जाएगा। और मैं मान लेता हूं कि आगे कि इसमें टोटल एक्सटेंशन S के बराबर हो जाता है, तो स्प्रिंग फोर्स लगाती है KS के बराबर, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है QE के बराबर, और इसकी वेलोसिटी जो है 0 के बराबर हो जाती है, और ये रुक जाता है, ये इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाता है। टोटल एक्सटेंशन जो है S के बराबर हो चुका है, यानी कि यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर ये कितना मूव कर चुका है, S डिस्टेंस के बराबर मूव कर चुका है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में लगाने वाला हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में। तो देखिए मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया है S, सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ जाएगा आपके पास, QE जो इसका फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट BC डायरेक्शन में है, तो QE इंटू S इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बात करते हैं स्प्रिंग के वर्क डन की। स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में है, और स्प्रिंग और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वर्क होगा, -12 हाफ k इंटू एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, देखिए S से S कैंसिल आउट हुआ, तो S की वैल्यू आपको मिल जाती है 2QE डिवाइडेड बाय k। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट S फ्रॉम हियर टू हियर। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है कितनी है, x0 के बराबर है। तो यदि मैं इस पूरी डिस्टेंस में से x0 माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू s माइनस x0। ये कितना आपके पास 2QE बाय k माइनस x0 कितना था, QE बाय k। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है QE बाय k एम्पलीट्यूड। ठीक, और भी तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के। यदि आपको और भी अच्छा तरीका पता है तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और भी हो सकते हैं इसके तरीके। क्वेश्चन नंबर 53 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक यूनिफॉर्म आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम,
और वो एग्जिस्ट करता है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है। तो आपको बताना है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोज अप थ्रू अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर की हाइट जाने पर कितना पोटेंशियल में गेन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे और हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग मूव करने पर जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डी या ई इंटू डेल्टा एक्स। तो और एक बात और याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल कम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलने पर पोटेंशियल बढ़ता है। यानी मैं एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट 1 पॉइंट 2 इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को कंपेयर करना चाहूं तो यहां से यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। इसका मतलब V2 मस्ट बी ग्रेटर देन V1। तो ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा में से कम जो है V2 माइनस V1, यानी कि आपका जो गेन आपको जो मिल रहा है पोटेंशियल में इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10 और कितना मूव करें हम 50 सेंटीमीटर 50 बाय 100। तो 50 से 100 2 टाइम्स गया, 2 से गया 5 बार, सो 5 वोल्ट आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम का और वो एग्जिस्ट करता है एक्स एक्सिस के अलोंग इन स्पेस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VB और VA के बीच में, और A और B आपको दिए हुए हैं, 3 पार्ट हैं इस सवाल के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम। हमारा जो पॉइंट A है वो है ओरिजिन, पहले सवाल की बात कर रहे हैं। A पॉइंट है यहाँ पे 0,0 और B पॉइंट जो है वो 4,2 है। 4,2 कहीं यहां पर होगा 4,2 और ये वाला पॉइंट होगा 4,0। अब ये वाला पॉइंट क्यों लिया मैंने, देखिए हमें यहां से यहां पहुंचना है तो आप ऐसा रास्ता तलाशिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होके गुजरता है। तो यहाँ पे मैंने एक रास्ता यहाँ पे चूज किया है A से B जाने का। A से B जाने का रास्ता ऐसा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग या उसके परपेंडिकुलर हो। तो एक रास्ता ये पॉसिबल यहाँ पर है कि मैं यहां से यहां जाऊं और यहां से फिर यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं। ठीक बात, इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को B कह दिया, इस पॉइंट को C कह दिया। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि इस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोटेंशियल घटना चाहिए, यानी यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा और यहाँ का पोटेंशियल कम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में है। तो E इंटू डी लिख सकते हैं। E कितना है 20 और D कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 4। आपको मिल जाएगा 80 वोल्ट के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। तो यहां से यहां जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में है, इसके परपेंडिकुलर चलने पर कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, यानी VC और VB जो है वो आपस में बराबर होंगे। सो VA VC की जगह लिख सकता हूं VB इज इक्वल टू 80 वोल्ट। आपसे पूछा क्या है VB माइनस VA, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा माइनस ऑफ 80 वोल्ट के बराबर। तो पहले का आंसर कितना आया VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस ऑफ 80 वोल्ट। दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। 4,2 से 6,5, 4,2 से 6,5। तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट है यहाँ पे 4,2 और हम मूव कर रहे हैं यहां से 6,5। तो 6,5 कहीं यहां पर होगा 6,5। इस पॉइंट को A कहा है, इस पॉइंट को B कहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x डायरेक्शन की तरफ है। E इज इक्वल टू 20। तो आप देखिए बेटा A से B जाने का आप एक ऐसा रास्ता ढूंढिए जो रास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, यदि पॉसिबल है। तो एक रास्ता हमें यहाँ पे मिल चुका है। A से आप जाइए यहाँ पे और फिर यहां से जाइए यहां से जाइए यहां से यहां जा रहे हैं तो ये 6,0 हो जाए 6,2 हो जाएगा पॉइंट। तो यहां से यहां हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 के बराबर। ये 6 है x की वैल्यू 4 है, तो 2 मीटर इधर चले हैं। यहां से यहां जाने के लिए कितना चले हैं 3 मीटर चले हैं। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए C। तो मैं लिख सकता हूं इस दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20, कितना चले हैं 2 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। 40 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो
चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो जो इसका पोटेंशियल है वही इसका पोटेंशियल है और वीबी की वैल्यू जो है वो वीसी के बराबर है। तो वीसी की जगह वीबी रख देंगे तो आपको मिल जाएगा वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 40 और वीबी माइनस वीए कितना हो जाएगा -40। सो हमारा आंसर -40 हमें मिल जाएगा। तो हम इसका आंसर आ गया वीबी माइनस वीए इज इक्वल टू -40 वोल्ट। अब आपसे पूछा है कि ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये है, तो क्या होगा पोटेंशियल में डिफरेंस। तो यदि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए पॉइंट को 0,0 और दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो कितना है 6,5, तो ए से 6,5 जाना है 6,5, ये पॉइंट है बी, तो जाने का रास्ता क्या होना चाहिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये पॉइंट मान लीजिए सी, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे आपके पास 6,0। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये कितना है 20 न्यूटन पर कूलम। तो भाई यहाँ देख सकते हैं यहाँ से यहाँ कितना चले हैं 6 मीटर चले हैं, यहाँ से यहाँ कितना चले हैं 5 मीटर चले हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो यहाँ और यहाँ यदि कमी को देखा जाए तो VA माइनस VC इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड 20 × 6 इज इक्वल्स टू 120। इन दोनों का पोटेंशियल बराबर है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो समझ गए कि VB इज इक्वल्स टू VC और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 120। सो माइनस ऑफ VB माइनस VA कितना आ जाएगा आपके पास -120 वोल्ट। ये आपका तीसरे वाले पार्ट का आंसर भी आ चुका है। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि पिछली वाली सिचुएशन में आप बताइए यदि एक चार्ज है हमारे पास -2 × 10⁻⁴ कूलम और उसको ए पॉइंट से बी पॉइंट मूव कराया जाता है, तो बताइए कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है Q × डेल्टा पी। चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, पोटेंशियल डिफरेंसेस भी सारे नेगेटिव आए थे, तो मैं पहले पार्ट में लिख सकता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू चार्ज कितना है -2 × 10⁻⁴ इंटू पहले का आंसर कितना आया था हमारा -80, सो इट्स -80 मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो से 3 रह गया पावर, सो 16 × 10⁻³ जूल आपको मिल जाएगा, या आप इसको लिख सकते हैं 16 मिली जूल। 16 मिली जूल लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। दूसरे वाले पार्ट का आंसर जो था वो 40 था, दूसरे वाले आंसर का था -40, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बी वाले पार्ट में, द डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -2 × 10⁻⁴ इंटू -40, तो जाएगा आपके पास 8 मिली जूल। और ऐसे ही आप सी पार्ट में कर सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, वहां पे -120 आया था, सो -2 × 10⁻⁴ और ये -120, माइनस से माइनस खत्म, एक जीरो से ये 3 रह गया -3 और 12 दूनी 24 मिली जूल आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। इसमें दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 I कैप प्लस 30 J कैप, ये J कैप I कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है स्पेस में और पोटेंशियल ओरिजिन पे 0 मानना है, तो आपको पोटेंशियल 2,2 पे बताना है कितना होगा। 2,2 पे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 I कैप और 30 J कैप। तो यहाँ मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये आपके पास y है, ये आपके पास x है। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में जो है वो 20 न्यूटन पर कूलम, Ex इज 20 न्यूटन पर कूलम और y जो है Ey दैट इज 30 न्यूटन पर कूलम। ऑरिजिन से चल रहे हैं 0,0 से, पॉइंट A कह देते हैं इसको, और हमें जाना कहाँ है 2,2 से, 2,2 कहीं यहाँ पे होगा 2,2, ये पॉइंट मान लिया। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक ऐसा रास्ता ढूंढिए जो A से B तक जाता है। तो A से B के जाने का रास्ता आप बता सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग और परपेंडिकुलर ही होगा। सो आप पहले चले जाइए ऐसे और फिर चले जाइए ऐसे। एक रास्ता मैंने यहाँ पे सुझा दिया है, ठीक है। सो इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ C के बराबर, ठीक। तो पहले हम A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं।
कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल में डिक्रीमेंट आएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं VA माइनस VC इज इक्वल्स टू, इसके अलॉन्ग चल रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो इसको तो भूल ही जाइए। इसको देखिए कितना आ जाएगा, 20 इंटू कितना चले हैं यहां से यहां 2,0 तक 2 मीटर आ जाएगा कितना, ये 40 वोल्ट। अब C से B की बात करें, सो VC माइनस VB की बात करें, तो देखिए बेटा यहां से यहां जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो इसका कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 60 वोल्ट। अब हमें निकालना क्या है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है A और B के बीच में। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये C से C कैंसिल आउट हो गया, VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 100 वोल्ट, और A का जो पोटेंशियल है वो 0 के बराबर दिया हुआ है, ये 0 हो गया, तो आपको मिल गया VB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 100 वोल्ट। तो यही आपका आंसर आपको मिल जाएगा, माइनस 100 वोल्ट। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्पेस में दिया है A सम कांस्टेंट xy प्लस yz प्लस zx, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A। जो A आपके पास जो कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है, कितना होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है और राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन है। लेफ्ट हैंड साइड यदि राइट हैंड साइड के बराबर है तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपस में बराबर होते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ xy प्लस yz प्लस zx। ठीक, पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज होता है, पोटेंशियल एनर्जी mL2 t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज की बात करूं तो AT। ये आपका पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला है। A का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, ये बेटा ये एम्पियर है ना, एम्पियर है, कंफ्यूज मत होना, दिस इज एम्पियर, दिस इज अ कांस्टेंट, इसको A डैश मान लेते हैं, ठीक है, इसको A डैश मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस है बेसिकली ओरिजिन से, डिस्टेंस 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 डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर प्लस डिस्टेंस स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये L2 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। एक L2 से एक L2 चला गया और T ऊपर जाके T-3 बन जाएगा, A ऊपर जाके A-1 बन जाएगा, तो A डैश का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका ये आ जाएगा आपके पास M1 और L0 T-3 और A-1, ये A डैश का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आगे इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेशन बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पोटेंशियल से, फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल E वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल V बाय डेल x I कैप माइनस डेल V बाय डेल y j कैप माइनस डेल B बाय डेल z, ठीक है। यहाँ पे डेल का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि यदि हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके अलावा बाकी सबको कांस्टेंट आपको अज्यूम करना है। तो देखिए बेटा इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ पे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियल, तो हम एक्स के अलावा बाकी सब चीजों को कांस्टेंट मानेंगे। तो बेसिकली ये एक पूरा कांस्टेंट हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में, और जेड इसके लिए कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे वाई इसके लिए कांस्टेंट हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ए तो आएगा ही आएगा, और पहला एक्स वाई को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा वाई इंटू 1 प्लस वाई जेड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0, जेड एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड इंटू 1, ये आपको मिलेगा ये माइनस में आई कैप प्लस माइनस डेल वी बाय डेल वाई। तो माइनस आगे लगाया हमने एक बार, और इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू एक्स मिलेगा, a इंटू 1 इंटू एक्स प्लस y के रेस्पेक्ट में z कांस्टेंट है सो z इंटू 1 प्लस जेड एक्स जो है दोनों कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 0, और ये j कैप में आप माइनस k कैप, और ये आएगा a। अब z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, z के रेस्पेक्ट में x और y दोनों कांस्टेंट हैं तो ये 0 आ जाएगा, 0 प्लस ये आएगा आपके पास y प्लस ये आएगा आपके पास x। अब ये आपको लिखना है कितना आ जाएगा, तो यहां से सब a कॉमन ले लीजिए, माइनस a कॉमन ले लीजिए,
यहाँ मिलेगा आपको y प्लस जेड आई कैप प्लस यहाँ आपको मिलेगा x प्लस जेड जे कैप और प्लस यहाँ मिलेगा आपको x प्लस वाई के कैप। ये आपको रिलेशन मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये निकाल लिया हमने। अब लास्ट पार्ट में पूछा है कि यदि ए की वैल्यू 10 SI यूनिट्स है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1, तो 1 1 1 पे आपको निकालना है और ए की वैल्यू 10 निकालनी है, 10 माननी है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ -10 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से आप 20 जो है कॉमन ले लीजिए, यहाँ मिलेगा आपको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड आप सब जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 3, सो दैट विल बी 20 रूट 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, 1, 1। ठीक है।